Resultant intensity at point P. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? I इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, देन I इक्वल टू कितना आ जाएगा? R का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो R नॉट भी एक कांस्टेंट होगा, तो आप उसको प्रोपोर्शनल में जो K है वो R नॉट में ही आ जाएगा कांस्टेंट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। ये आगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर आपको अल्फा एंड बीटा का वैल्यू तो पता है ना, अल्फा इक्वल्स टू है पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा एंड बीटा इक्वल्स टू है पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी में टू पार्ट्स हो रहे हैं अगेन, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन बाय ईच स्लिट, ठीक है। ईच स्लिट का डिफ्रैक्शन को ये डिनोट कर रहा है एंड ये होगा इंटरफेरेंस टर्म। तो ये वाली हो जाएगी यहाँ पर डिफ्रैक्शन टर्म और ये होगी इंटरफेरेंस टर्म बाय एन स्लिट। It is clear from this equation, it is clear from this equation that the first factor कौन सा है? साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। फर्स्ट फैक्टर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर gives the diffraction due to each single slit, while the second factor sin square n beta upon sin square beta, while the other factor sin square n beta upon sin square beta gives the interference due to n parallel slits. Both factor form a resultant diffraction pattern. Both factor form a resultant diffraction pattern. अब इसमें आगे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट डिपेंडेंस ऑफ क्या नहीं, फर्स्ट पॉइंट ही डालो इसमें। पहले हम डिफ्रैक्शन का ले लेंगे और फिर इंटरफेरेंस का, ठीक है। तो डिपेंडेंस ऑफ डिफ्रैक्शन टर्म in the resultant intensity. Dependence of diffraction term in the resultant intensity. तो diffraction term कौन सी है? फर्स्ट वाली टर्म I is proportional to sin square alpha upon alpha square, ठीक है। तो रिजल्टेंट में जो आपने पहले इसमें लिखा था, जो डबल स्लिट वाले में लिखा है ना, वही चीजें आपको यहाँ लिखनी है। डिफ्रैक्शन में क्या होगा? सेंटर मैक्सिमा होगा,
फिर उसके बाद मिनिमास होंगे और सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेंटर मैक्सिमा। सेंटर मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और सेंटर मैक्सिमा कब मिलता है? जब आपका थीटा कितना हो? 0 हो, यानी कि सभी रेज जो है सीधे जाती हैं जो, ठीक है। तो सेंटर मैक्सिमा के लिए थीटा टेंड्स टू 0, और थीटा टेंड्स टू 0 दैट मींस अल्फा टेंड्स टू 0, क्योंकि अल्फा क्या था? पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा। तो थीटा टेंड्स टू 0 तो अल्फा टेंड्स टू भी 0। उससे क्या मिलता है आपको? साइन अल्फा अपॉन अल्फा। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 पर कितना होता है? 1 होता है। और जिससे आई इक्वल्स टू कितना मिलेगा? आई नॉट मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर मैक्सिमा के लिए। उसके बाद आप लिखते हैं मिनिमा। मिनिमा के लिए कितना बताया था बताइए? मिनिमा के लिए अल्फा इक्वल्स टू कितना था? प्लस माइनस एन पाई, एन पाई था ना। और ई साइन थीटा इक्वल्स टू कितना था? प्लस माइनस एन लैम्डा। तो यहाँ से n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के थर्ड ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के मिनिमास मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए लिखा था, इसको रफ कर दूं क्या? सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन थी? याद कीजिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा, ये कंडीशन आई थी, अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा, ठीक है। इसको आपने ग्राफीय उससे ग्राफ से सॉल्व किया था, y इक्वल्स टू अल्फा, y इक्वल्स टू टेन अल्फा। इंटरसेक्शन पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आए थे? 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और इस तरीके के 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो वहां पर अल्फा कितना आया था? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 फॉर सेकेंडरी मैक्सिमास। तो यहाँ से एन इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू कितना आएगा? यहाँ से देखना, मिनिमा के लिए एन पाई जैसे ही आप रखेंगे ना यहाँ पर, एंड अल्फा टेंस टू 0, अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू 0 तो आपने सेंटर मैक्सिमा के लिए लिख लिया था। मिनिमा में इसको एन पाई होना चाहिए, ठीक है, तभी तो 0 आएगी इंटेंसिटी। बट अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये चीज आपको ऑलरेडी बताई हुई है। अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज अल्फा टेंस टू 0 सेंटर मैक्सिमा के लिए होता है। और साइन अल्फा जब एन पाई होगा तो इंटेंसिटी आई कितनी मिलेगी? 0। मिनिमास के लिए इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। अब सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए इंटेंसिटी कितनी आई थी? सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए इंटेंसिटी 4 आई नॉट अपॉन 2n प्लस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, इतना था। n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर से आपने निकाला था ना आई नॉट अपॉन 22, फिर आई नॉट अपॉन 61। नहीं पढ़ते नहीं है ना घर पे, तो ध्यान कैसे रहेगा? ये तो बताए थे ना, सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए इंटेंसिटी जो है डिक्रीज होती जाती है, n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए। अपनी नोट कॉपी में ही देख लो ना पीछे, सेकेंडरी मैक्सिमास के लिए इंटेंसिटी। मत करो, मत करो। अब डिपेंडेंस ऑफ इंटरफेरेंस कंपोनेंट
इंटरफेरेंस कंपोनेंट कौन सा है? साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। उसके लिए निकालेंगे मिनिमा एंड मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए लिख लो तो कंडीशन डिपेंडेंस ऑफ इंटरफेरेंस टर्म इन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो I इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इंटरफेरेंस टर्म ले ली हमने, तो I इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो अब इसके लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या होगा? इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना, इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। उसके लिए यदि आप यहाँ पर एन बीटा टेंस टू कितना लेते हैं? लिख लिया क्या आपने? क्या कर रहे हो तुम लोग? कल पढ़ोगे क्या इसको?